एडिटर पाइथन कोडिंग। तो अगर हम पाइथन की कोडिंग करते हैं तो उसके हम एडिटर्स को एक बार समझेंगे। जैसे अभी तक हम लोग आइडल एडिटर का यूज करते आ रहे हैं कोडिंग करने के लिए। तो आइडल एडिटर सबसे बेसिक एडिटर आपका कहलाता है कोडिंग करने के लिए। इससे और भी एडवांस एडिटर्स हैं जो आते हैं, जो हम यूज कर सकते हैं कोडिंग करने के लिए। जैसे एक बहुत ही फेमस है VS कोड। तो आप VS कोड का यूज कर सकते हैं। ये क्या एक एडिटर है, इस पे आप पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं। इस एडिटर का ज़्यादा ट्रेंड में आना दो वजह से है। पहला, एक तो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन अच्छा कर ही देता है। और दूसरा, ये मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इसमें आप जावा, पाइथन, HTML, CSS, .NET किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखकर और उस लैंग्वेज का इंटरप्रेटर या जो भी उसका रन टाइम इन्वायरमेंट होता है उसको आप क्लब कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कोडिंग करने के लिए, VS कोड। उसके बाद आता है आपका एक पाईचाम। पाईचाम एडिटर सिर्फ पाइथन के लिए ही आता है। इस पे आप पाइथन का ही कोड लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो बहुत सारे हैं, है ना, लिस्ट लगी हुई है पाइथन के एडिटर्स की। फिर उनमें एक आता है आपका जुपिटर आता है, आप जुपिटर का यूज कर सकते हैं। एक पाईडेव आता है। पाईडेव ये इक्लिप्स वालों का है, जिन्होंने जावा का इक्लिप्स एडिटर बनाया था। उन्हीं लोगों ने पाइथन के लिए पाईडेव नाम से बना दिया है। तो ये पाइथन के कुछ एडिटर्स हैं जो हम आगे कोडिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। आइडिल में भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सब कुछ फर्स्ट क्लास चल ही रहा है। लेकिन अगर हम इनमें से किसी एक का यूज और कर लेते हैं तो थोड़ा सा कोडिंग हमारी फास्ट हो जाएगी, चीजें हमारे लिए पहले से लिखना आसान हो जाएगा, है ना। तो कौन सा एडिटर हम लोग आगे यूज करेंगे, ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहली बात तो यही है कि आप जहाँ भी जॉब करने जा रहे हैं वहाँ पर कौन सा एडिटर यूज होता है ना। ऐसा नहीं है कि आज आपको मैंने आइडल पे कोडिंग करना सिखाया और जहाँ आपकी जॉब लगेगी वहाँ पर भी कोडिंग आइडल पे होती है। हो सकता है वो VS कोड पे कोडिंग करते हो सकता है कि वो किसी अपने ही एक कस्टमाइज एडिटर पे कोडिंग करते हो जिसका मार्केट में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो कंपनी सिर्फ यूज करती है कोडिंग करने के लिए, किसी और के लिए है ही नहीं होगा। तो ऐसा होगा, इस बात के बहुत ज्यादा चांस होंगे कि आप जो भी पढ़ रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट का जब आप कोड लिखेंगे तो आप किसी नए एडिटर पे ही लिख रहे होगे जहां भी आप जॉब करने जा रहे होगे। उनका अपना ही कोई टूल होता है जिसके अंदर बैठकर आपको अपना कोड बनाना होता है। मैटर ये नहीं करता है कि आपको एडिटर कौन सा आता है, मैटर ये करता है कि पाइथन के कॉन्सेप्ट आपको आते हैं या नहीं आते हैं। आपने लिस्ट, टपल, सेट, फंक्शन, मॉड्यूल पढ़े हैं, कहीं भी लिख लो, चाहे पाईचाम पे लिख लो, चाहे VS कोड पे लिख लो, चाहे किसी भी एडिटर पे लिख लो, सब एक जैसे ही बिहेव करते हैं। ठीक है, तो जस्ट ये हमें इसके इंटरफेस को सीखना होता है, कहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है ना। दूसरा फैक्टर कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए, पहला फैक्टर क्या निकला, जहां पर हम जॉब कर रहे हैं वहां पर कौन सा एडिटर यूज हो रहा है, हमें उसके साथ एक्सपीरियंस लेना होता है और हम एक दो दिन में सीख जाते हैं और फिर काम करते रहते हैं उस पर। दूसरा, हम कौन सी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं और किस तरह की एप्लीकेशन को किस तरह के एडिटर में बेटर वे में या इजी वे में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं फुल स्टैक की एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, पाइथन फुल स्टैक की एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ जिसमें HTML CSS का यूज होगा, जावास्क्रिप्ट का यूज होगा, जेंगो फ्रेमवर्क चलेगा हमारा। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों एडिटर हमारा बेस्ट सुटेबल होते हैं। या तो आप VS कोड का यूज करें या फिर आप पाईचाम का यूज करें। इन दोनों में से भी किसी एक का सिलेक्शन करना होगा तो हम VS कोड का सिलेक्शन करेंगे, है ना। पाईचाम के अपने कुछ साइड इफेक्ट हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट है पाईचाम एडिटर का, ये बहुत हैवी होता है, आपके सिस्टम को बहुत स्लो कर देगा। ठीक है, VS कोड का पहला फायदा यही हो गया कि थोड़ा लाइट वेट होता है देन पाईचाम। और दूसरा, इसमें आप किसी भी लैंग्वेज का कोड आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक,
अगर आप बात करते हैं, ये गिनती बढ़ा रहा है, इसका कहीं कोई ऐसा पॉपुलरिटी नहीं है ना, एक सिर्फ गिनती बढ़ा रहा है हमारे लिए। ये एडिटर यूज किया जाता है स्पेशली जब आप डेटा रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, लाइक डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई। आप इनमें से किसी भी तरह की एप्लीकेशन को जब बनाने की बात करते हैं, तो फर्स्ट चॉइस जो एडिटर की आती है वो आता है हमारा जुपिटर एडिटर। ठीक है। तो अब मार्केट में अगर मैं देखूं तो इन पर ही ज्यादा काम होता है, VS कोड, पाइचार्म और जुपिटर। जुपिटर पे काम करने वाले बहुत स्पेसिफिक हो गए कि हम डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स या मशीन लर्निंग, एआई पर कोडिंग करते हैं, तो हम लोग जुपिटर का ज्यादा यूज करना पसंद करते हैं। ठीक है। तो अब अभी हमारे बैच में हर तरह के कैंडिडेट हैं। आप ही में से किसी का डेटा साइंस है, किसी का डेटा एनालिटिक्स है, किसी का एआई है, किसी का जेंगो फुल स्टैक है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको जुपिटर के साथ फैमिलियर करता हूँ, और जिनका जेंगो फुल स्टैक होगा उनको VS कोड का भी एक्सपीरियंस दिया जाएगा। और जेंगो को हम आगे जब पढ़ेंगे तो VS कोड पर ही पढ़ेंगे। तो इस तरह से जेंगो वालों की लाइफ में 3 एडिटर हम लोग सीख पाएंगे। पहला आइडल हो गया, दूसरा जुपिटर मैं आज सिखाऊंगा आपके लिए, और जब जेंगो पढ़ेंगे तो जेंगो में हम लोग VS कोड पे काम करना सीखेंगे। तो 3 एडिटर हो जाएंगे। जो लोग डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और एआई वाले फील्ड में है, उनके पास 2 ही रह जाएंगे। एक आइडल जो हमने अब तक सीख लिया, और दूसरा जो अब जुपिटर आप सीख रहे हैं। आप अपने लेवल पर VS कोड करके इंस्टॉल सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, कुछ नहीं है, 1 घंटे का मैटर है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है। चलो, लेकिन सब कुछ इंस्टॉल कर लोगे लैपटॉप पर तो लैपटॉप भी स्लो हो जाएगा। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। जबरदस्ती सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके नहीं बैठ जाने हैं। ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं जुपिटर एडिटर की। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्यों जुपिटर एडिटर डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में पहली चॉइस होता है कोडिंग करने की, है ना। तो जुपिटर एडिटर के साथ एक ऐसा पॉइंट है जो बाकियों के साथ नहीं है। क्या वो पॉइंट है, उसकी बात करते हैं। ये जो जुपिटर एडिटर है, सबसे पहले तो इसने कहा कि भाई मैं वेब बेस्ड हूँ। बाकियों ने कहा कि हम तो विंडो बेस्ड है। ये सब कैसे है विंडो बेस्ड है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जुपिटर को चलाने के लिए इंटरनेट चाहिए होगा। वेब बेस्ड शब्द का मतलब ये नहीं होता कि इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। वेब बेस्ड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो एप्लीकेशन ब्राउजर पे रन हो। तो अगर कोई भी एप्लीकेशन ब्राउजर पे रन हो रही है, दैट इज नोन एज वेब बेस्ड। अब इस बात का इंटरनेट से कोई खास मतलब नहीं होता है। कई बार इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, तो कई बार नहीं पड़ती है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैंने लिख दिया कि ये एप्लीकेशन वेब बेस्ड है तो इंटरनेट चाहिए होगा। ठीक है। तो जुपिटर ने सबसे पहले अपने आप को कैसे अलग कर लिया? जुपिटर ने कहा कि मैं वेब बेस्ड हूँ, दैट मीन्स मैं ब्राउजर पे रन होता हूँ। ठीक है। ये सारे कहते हैं हमें ब्राउजर की जरूरत नहीं, आप चलो हम अपना विंडो पे रन हो जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है। तो अब दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कि जुपिटर एडिटर में आप स्टाइलिश टेक्स्ट लिख सकते हैं। स्टाइलिश टेक्स्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मुझे कोई भी कोड का डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। अब जुपिटर ये कह रहा है वो तो आप मेरे यहाँ भी कर सकते हो। इसके अलावा मेरे पास एक और फैसिलिटी है कि आप किसी भी टेक्स्ट को अगर लिख रहे हो, तो आप उसे स्टाइलिंग कर सकते हो। स्टाइलिंग मतलब उसको इटैलिक कर सकते हो, उसको बोल्ड कर सकते हो, उसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसमें कोई इमेज लगाना था इमेज लगा सकते हो। मान लीजिए कोई वेबसाइट को रेफर करवाना है तो उस वेबसाइट का लिंक लगा सकते हो। तो आप जुपिटर के अंदर जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं किसी भी चीज को समझाने के लिए, तो उसको स्टाइलिश वे में आसानी से आप लिख सकते हैं। बाकियों में सिर्फ कमेंट लगा के लिखोगे, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है। तीसरा, जब हम बात करते हैं डेटा रिलेटेड एप्लीकेशन, तो डेटा बहुत ज्यादा चांस है एक्सेल फाइल में होगा, CSV में होगा, डेटा क्लाउड से आ रहा होगा,
या डेटा डेटाबेस की टेबल में रखा होगा। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा भी हमारा हो सकता है ना। जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की बात होती है जिसको हम बिग डेटा के नाम से भी जानते हैं, है ना, तो वहां पर आप अपने लोकल कंप्यूटर पे जब प्रोग्राम को रन कराते हैं तो कभी कभी वो एरर देता है, मेमोरी एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर। क्यों मेमोरी एरर देता है? क्योंकि आपके सिस्टम में रैम लगी है मान लीजिए 8 GB। अब आप ऐसी फाइलों को प्रोसेस कर रहे हैं जिनका साइज इतना है कि वो 8 GB से ज्यादा है, तो आपकी रैम ही नहीं है इतनी, तो आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। अब क्या कर, फुल स्टैक में ऐसा नहीं होता। फुल स्टैक की एप्लीकेशन का साइज कभी भी 1 GB से ज्यादा, 1 GB तो बहुत हो गया, MB में होता है, 50 MB, 60 MB, 200 MB, बस इतना ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर हम डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस की बात करते हैं तो हमारे पास तो डेटा जीबीओ में होता है। तो अगर मैं ऐसे डेटा पर कोई प्रोग्राम चला रहा हूँ और मैं अपने कंप्यूटर पर राउंड कराऊंगा तो बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं कभी कभी कि आउट ऑफ मेमोरी एरर देख के बंद हो जाता है मेरा प्रोग्राम। तो उस केस में मैं कहाँ जाता हूँ? उस केस में मैं क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ। क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जब मैं जाऊंगा तो वहां पर आपको 40 GB रैम मिल जाती है। आपको वहां पर, हम लोग डुअल कोर, क्वाड प्रोसेसर, ऑक्टा प्रोसेसर की बात करते हैं, वहां पर 50-50 कोर के, 100-100 कोर के प्रोसेसर मिल जाते हैं। पैसे लेते हैं वो लोग हमसे, फ्री में नहीं देते, है ना। 40-40 GB रैम, 100-100 GB रैम, एक 1 TB रैम मिल जाती है आपको, 2-2 TB रैम, रैम मेमोरी हार्ड डिस्क नहीं, रैम मिल जाती है 2-2 TB की, 4-4 TB की। ठीक है, तो इतना हैवी हार्डवेयर पे अब आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं इतने बड़े डेटा के साथ। तो वहां पर जब आप कोडिंग करेंगे क्लाउड कंप्यूटर पे तो वहां पर बहुत ज्यादा चांस है कि आपको क्या मिलेगा? जुपिटर मिलेगा। तो जितने भी डेटा रिलेटेड क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो पाइथन की कोडिंग करवाते हैं, बहुत ज्यादा चांस है कि वहां पर आपको कौन सा एडिटर मिलने वाला है? जुपिटर एडिटर मिलने वाला है। तो इसीलिए ये हमारा डेटा रिलेटेड एप्लीकेशन के लिए बेस्ट सुटेबल रहता है। अब इसको डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि जुपिटर का यूज हम डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के लिए करते हैं। डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस की लाइब्रेरीज पाइथन सेटअप के साथ नहीं आती हैं। हमने पहले दिन जो पाइथन सेटअप इंस्टॉल किया था उस पाइथन सेटअप के साथ डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की कोई लाइब्रेरी नहीं आई है। हमें उन सारी लाइब्रेरीज को पिप कमांड का यूज करके इंस्टॉल करना होता है। जैसे मैंने आपको यूट्यूब की, विकीपीडिया की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना सिखाया था पिप कमांड का यूज करके, है ना। तो पिप इंस्टॉल पांडास, पिप इंस्टॉल नंपाई, पिप इंस्टॉल जो भी लाइब्रेरीज हमारी, है ना, वो हम आपको पिप करके यूज करते हैं इंस्टॉल करना। अब हमें एक पैकेज दिया गया, एक पैकेज बनाया गया, उस पैकेज के अंदर जुपिटर को रख दिया गया, उस पैकेज के अंदर डेटा साइंस की लाइब्रेरीज रख दी गई, जो भी डेटा साइंस की लाइब्रेरीज है वो रख दी गई, और जुपिटर एडिटर जिस पाइथन को सपोर्ट करता है वो पाइथन दे दी गई। अभी हम पाइथन 3.11 पे पढ़ रहे हैं, जुपिटर एडिटर 3.11 को सपोर्ट नहीं करता है, आई गेस 3.9 या 3.10 को सपोर्ट करता है। तो जुपिटर एडिटर हमारा, जो हमारे कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल्ड है, जरूरी नहीं है उसके साथ कंपैटिबल हो सकता है जब आप जुपिटर एडिटर को इंस्टॉल करेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आपके कंप्यूटर में ये वाला वर्जन की पाइथन होनी चाहिए, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा डाउन वर्जन पे जाना पड़ेगा। अब कौन से पे जाना पड़ेगा? हमें जुपिटर का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के देखना पड़ेगा कि हम जो जुपिटर ला रहे हैं उसका भी तो अपना कोई वर्जन होगा, तो वो वर्जन पाइथन के किस वर्जन के साथ कंपैटिबल है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पैकेज बनाया गया है उस पैकेज में जुपिटर का जो वर्जन रखा गया है वो जिस पाइथन के वर्जन के साथ कंपैटिबल है उस पाइथन का सेटअप भी रख दिया है। साथ में क्या करा? साथ में और भी छोटे मोटे एडिटर्स को रख दिया गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको पाइप चाम भी मिल जाएगा, आपको आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडिटर मिल जाएगा,
क्योंकि आर लैंग्वेज भी हमारा डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में पहले काफी यूज हुआ करती थी, अभी भी हो रही, बट पॉपुलरिटी वाइज देखें तो पाइथन की ज्यादा है। तो एक पैकेज बनाया जा रहा है, पैकेज वही जैसे शिमला के साथ मनाली का पैकेज मनाली के पास पास है, तो दोनों जगह घुमाते हैं, है ना, उसी तरह से पैकेज बनाया जा रहा है जो आपस में चीजें कनेक्टेड हैं वो सब एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं, ताकि किसी को अलग अलग ना ढूंढनी पड़े गूगल पे। और जब सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया गया तो इस पैकेज का एक नाम रखा गया और इसको बोलते हैं हम एनाकोंडा। तो एक पैकेज आता है जिसका नाम है एनाकोंडा पैकेज। एनाकोंडा पैकेज अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको जुपिटर तो मिल ही जाता है, प्लस जुपिटर की डिपेंडेंसी जिन जिन चीजों पर है वो सब आपको उसके कंपैटिबल करके मिल जाती है। साथ में जितनी भी डेटा साइंस की लाइब्रेरीज हैं वो आपको पहले से ही इंस्टॉल करके दे दी जाएंगी, अब आपको पिप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डेटा साइंस पर कोडिंग करते हैं तो। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा बार जब हम जुपिटर एडिटर को इंस्टॉल करते हैं तो इसको इंडिपेंडेंटली नहीं करते हैं, हम इसको हमेशा एनाकोंडा पैकेज के साथ ही इंस्टॉल करते हैं। तो एनाकोंडा एक एडिटर का नाम नहीं है, एनाकोंडा एक पैकेज का नाम है। बहुत बेसिक एग्जांपल, एक्सेल एक एडिटर है, एमएस वर्ड एक एडिटर है, ऑफिस, ऑफिस तो एडिटर नहीं, ऑफिस तो एक पैकेज है जिसके अंदर एडिटर आते हैं। पावर पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, पीपीटी, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सारे एडिटर्स हैं और ये सारे के सारे हमारे एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर आते हैं। उसी तरह से एनाकोंडा एक पैकेज का नाम है, अपने आप में एक एडिटर नहीं है। ठीक है, इसके अंदर एडिटर्स आते हैं, उनमें से एक है जुपिटर, स्पाइडर, पाईचार्म, और भी बहुत सारे हैं, 8-10 एडिटर आते हैं इसके अंदर। तो इसका साइज काफी हैवी है, मुझे लगता है 500 से 600 MB का सेटअप है इसका, 500 से 600 MB का सेटअप। और जब इंस्टॉल होगा तो जिस ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है वहां पर अराउंड 2 GB स्पेस मांगेगा आपसे, कि भाई मुझे इंस्टॉल करने से पहले 2 GB आपके खाली जगह होनी चाहिए उस फोल्डर में जहां पर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, और एनाकोंडा पैकेज को अब हम कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ से करेंगे, वो देखते हैं। तो ब्राउजर पर जाइए, अब डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट चाहिए होगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ये मत कहना ना सर आपने कहा था इंटरनेट नहीं चाहिए, तो कोई भी चीज़ डाउनलोड करोगे तो चाहिए ही होता है। एनाकोंडा डाउनलोड, जैसे ही आप एनाकोंडा डाउनलोड पर जाएंगे पहले लिंक आएगा एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन करके, पे क्लिक कर देना, लिखा भी है वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर डेटा साइंस प्लेटफॉर्म। ठीक है, एनाकोंडा इज द बर्थ प्लेस ऑफ पाइथन डेटा साइंस, पाइथन के साथ डेटा साइंस पढ़नी है तो इसका मतलब एनाकोंडा ही होता है। ये लो, ये एनाकोंडा की आपकी वेबसाइट आ गई, है ना, लिखा भी है द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स, ओपन सोर्स मतलब फ्री, कोई खर्चा नहीं है ना, ओपन सोर्स पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म फॉर डेटा साइंस। अब ये जो प्लेटफॉर्म आता है ये विंडोज के लिए भी आता है, लिनक्स के लिए भी आता है, मैकबुक के लिए भी आता है। ये वेबसाइट क्या कर रही है, हमारे कंप्यूटर का टारगेट प्लेटफॉर्म देखती है और उसके अकॉर्डिंग फ्रंट पे ही हमें डाउनलोड का ऑप्शन देती है उसी हिसाब से। माइट भी जो लोग मैकबुक चलाएंगे या लाइनेक्स चलाएंगे उनको शायद उनके हिसाब से दिखाई दे, और अगर नहीं भी देगा तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये विंडोज का हो गया, ये सेव बन रहा है तो एप्पल का हो गया, ये आपका लाइनेक्स के लिए हो गया। ठीक है, तो जिसका जो प्लेटफॉर्म वहां से यहाँ से सेलेक्ट करके अपना जा सकता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर ये जो हमें एनाकोंडा का सेटअप मिल रहा है, सर पाइथन कौन सी आ रही है, 3.9 आ रही है, इसके मतलब हम लोग अभी 3.11 पे काम कर रहे थे, तो अगर मैं डायरेक्ट जुपिटर डाउनलोड करता एनाकोंडा की जगह पर तो मुझे फिर साथ में 3.9 भी डाउनलोड करनी पड़ती, क्योंकि अभी जो जुपिटर आ रहा होगा इसके अंदर, इसके अंदर जितनी भी चीजें आ रही है एनाकोंडा के अंदर वो सब पाइथन 3.9 के कंपेटेबल। ठीक है, और ये साथ में कितने बिट का है हमारा, 64 बिट का। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसमें एक और आर्किटेक्चर आता है 32 बिट का। तो अगर किसी का लैपटॉप विंडोज का है लेकिन वो 32 बिट है तो ये सेटअप उस पर नहीं चलेगा। तो उसके लिए फिर कहाँ से जाएंगे, यहाँ तो कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है, आएंगे तो यहाँ पे विंडोज पे जाओगे तो बॉटम पे ले आएगा, तो बॉटम पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं एनाकोंडा इंस्टॉलर के, विंडोज का,
64 ही दिखा रहा है, 64 64 64 64 32 बिट गाइड कर दिया। ठीक है, तो अब इस वाले वर्जन का 32 बिट अभी नहीं आया है, बट इसके पुराने वाले वर्जन का 32 बिट भी आता है। तो अगर किसी का लैपटॉप 32 बिट का है तो ये लेटेस्ट वर्जन जो एनाकोंडा का है ये यूज नहीं करना है, इसके जस्ट प्रीवियस वाला आप यूज करना, उसका 32 बिट भी हमारा यहाँ पर आता है। जो ये रहे ओल्डर वर्जन। तो ओल्डर वर्जन पे आप जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना ला सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। 600 MB का सेटअप है। कितनी देर में डाउनलोड होगा ये तो आपके इंटरनेट की स्पीड और हार्डवेयर पे डिपेंड करेगा। नहीं नहीं, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। आप एक कंप्यूटर में पाइथन के अलग वर्जन रख सकते हो, कोई issue नहीं। हाँ आ गया, 621 का सेटअप में वो भी आ गया। अलग से कुछ नहीं करना है, जो जो मैंने बताया वो सब आ गया एक ही सेटअप के अंदर। तो ये तो फायदा पैकेज का। पैकेज ले लो पूरा, अपने आप चीजें होती रहेंगी पाइपलाइन के अंदर। चलिए, तो ये सेटअप मेरा डाउनलोड हो गया, अब इसको इंस्टॉल करते हैं। तो एनाकोंडा का जो वर्जन है वो है एनाकोंडा 3-2022.10। ये इसका वर्जन है। ज्यादातर जितने भी टूल अब आप आजकल देखेंगे ना, सब लोगों ने ईयर के नाम पे वर्जन का नाम देना शुरू कर दिया। रटना आसान हो जाता है, वरना रटने बहुत मुश्किल हो जाता है कौन सा वर्जन चल रहा है कितनी। ज्यादातर टूल्स जो आ रहे हैं आज मार्केट में, लाइक टैबलू हो गया, पावर बीआई हो गया, जितने भी हो गए, ये सब ने कोशिश यही कर रखी है कि अपने वर्जन का नाम ईयर के नाम पे दे दे। चीजें बहुत आसान हो रही है, तो इसने भी यही कर रखा है कि भाई ये एनाकोंडा 3 2022 साल चल रही है, 2022 में 10वां रिलीज है, 2022.10। ठीक है, अब इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आपका इंस्टॉल हो। तो इसको इंस्टॉल होने में अराउंड 10 मिनट से लेके 50 मिनट तक लगते हैं। अब इस बात का इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन आपके कंप्यूटर में नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता। डाउनलोड होने के बाद इंटरनेट चला जाए फर्क नहीं पड़ता, इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम जो वेरी करेगा वो आपके हार्डवेयर पे वेरी करेगा। अगर आप 4 GB रैम पर हैं और आपका i3 प्रोसेसर है, नॉर्मल हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो मैक्सिमम टाइम लगेगा 50 मिनट। और अगर आप i5 पर हैं, 8 GB रैम है, SSD लगी हुई है, तो ये टाइम आधा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका टाइम 10 मिनट से लेकर 50 मिनट तक लगेगा इसका इंस्टॉलेशन। पेशेंस के साथ इसको इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, एग्री हो गया। जस्ट मी, इसमें ये पूछ रहा है हमसे कि भी आपके कंप्यूटर में कई सारे यूजर हो सकते हैं, तो अभी जो यूजर से कंप्यूटर चल रहा है बस उसी के लिए करते हैं इंस्टॉल, या सबके लिए कर रहे हैं? हमने कहा बस उसी के लिए करते हैं। जैसे कल को मैंने इसमें गेस्ट अकाउंट बनाया या कोई और अकाउंट बनाया कंप्यूटर चलाने के लिए, उसको नहीं मिलेगा, है ना। जस्ट मी मतलब जो भी सिस्टम चला रहा है उसके लिए। जहां पर एनाकोंडा इंस्टॉल हो रहा है, स्पेस रिक्वायर्ड, मैंने तो 2 GB बोला था, कह रहा 3.5 GB की, 3.7, यानी कि मोटा मोटा 4 GB स्पेस चाहिए। तो 4 GB तो हो गई सबके पास। उसके बाद यहाँ पर ये दो चेक बॉक्स आ रहे हैं, उन दो चेक बॉक्स में पहला वाला चेक बॉक्स आपको सेलेक्ट करना है, दूसरा वाला ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये रेड हो जाएगा। ये कह रहा है कि हम रिकमेंड नहीं करते कि आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। हम फिर भी इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देते हैं। ये ऑप्शन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में पहले ही एक एनाकोंडा इंस्टॉल था, अब आपने दोबारा भी इंस्टॉल करा और ये ऑप्शन आपने टिक कर दिया, तो जब एनाकोंडा चलेगा तो यही वाला चलेगा, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। ठीक है, चलो, तो हमने कहा हमारे में एक ही है और चाहते हैं ये चले हमारा। इंस्टॉल पे इसको चेक करना है ना, चेक करते हुए इंस्टॉल पे आगे क्लिक करेंगे। बड़ा फास्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक सुपर फास्ट होता है, उसके बाद फिर ये आराम से होता है।
इतना पूरा होने में 30 से 35 मिनट किसी के लैपटॉप में लग सकते हैं। मेरे में कितने लगेंगे मुझे नहीं पता, मुझे लगता है 4 से 5 मिनट। चेक करना पड़ेगा क्योंकि कभी मैंने अलग से आइडल ओपन करा नहीं, 9 इसका 3.9 का। ये पाइथन जो इंटरप्रेटर आ रहा है, जब हम कह रहे हैं कि पाइथन आ रही है तो दो बातें हो सकती हैं। एक है कि पाइथन 3.9 का सिर्फ इंटरप्रेटर और पाइथन 3.9 की लाइब्रेरीज आ रही है, उसके साथ जो आइडल आता है वो नहीं मिल रहा है। एक होता है कि वो हो सकता है वो भी मिल रहा हो, तो चेक करना पड़ेगा। मुझे लगता है इंटरप्रेटर और लाइब्रेरीज आती हैं हमें, बाकी चीजें नहीं आती होंगी, आइडल नहीं आता होगा 3.9। एक कंप्यूटर में 5 आइडल हो सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हर आइडल का अपना अपना वर्जन होता है। हाँ स्पेस तो लेगा ही, सीधी सी बात है। आइडल पे भी हो जाता है। मैटर आता है बेस्ट का, बेस्ट प्रैक्टिस किस पे हो रही है। आप VS कोड पे कर लो, आइडल पे कर लो, किसी भी एडिटर पर कोई सा भी कोड बना सकते हैं। ये तो एडिटर्स हैं, लिखने की फैसिलिटी दे रहे हैं। पाइथन तो वही रहेगी, तो क्या फर्क पड़ेगा। चलिए कंप्लीट हो गया मेरे में। नेक्स्ट। नेक्स्ट। उसके बाद ये ट्यूटोरियल खोलेगा एनाकोंडा का, कि एनाकोंडा कैसे यूज करें, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम सीख लेंगे। और उसके बाद ये एनाकोंडा की वेबसाइट खोल देगा, हमें उसको भी नहीं देखना है। बिना दोनों को सेलेक्ट करे मैं फिनिश करूँ कर दोगे, चेक रहने दोगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला काम क्या है, अगला काम है इस एनाकोंडा को यूज कैसे करते हैं। तो हमें एनाकोंडा यूज नहीं करना है, हमें एनाकोंडा के अंदर जो जुपिटर एडिटर आता है उसको यूज करना है। ठीक है, तो फिर भी अगर मैं आपको एक बार दिखा के हूँ कि एनाकोंडा के साथ कौन कौन चीजें आई हुई हैं, कौन कौन से एडिटर से जो आई हुए हैं, तो वो कैसे देखेंगे। सर्च बार में जाइए और यहाँ लिखिए एनाकोंडा नेविगेटर। एनाकोंडा नेविगेटर करके यहाँ पर आएगा कुछ, और एनाकोंडा नेविगेटर पे क्लिक करेंगे तो ये एनाकोंडा को लॉन्च कर देगा। और फिर एनाकोंडा बताएगा कि मेरे अंदर कौन कौन सी चीजें आई हुई हैं। इस एनाकोंडा के एडिटर को लॉन्च होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम जुपिटर को लॉन्च नहीं कर रहे हैं, हम तो एनाकोंडा के एडिटर को लॉन्च कर रहे हैं। और एनाकोंडा का एडिटर एडिटर हमको कोडिंग नहीं करवाएगा, वो हमें सिर्फ ये बताएगा कि मेरे अंदर क्या क्या चीज। क्लिक करेंगे, जब इसे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे डेस्कटॉप पर एक ग्रीन कलर का सर्कल बनकर आएगा। उसके बाद 4-5 बार कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, क्लोज होगा, ये अपने आप ही होगा। आपको कॉन्फिडेंटली क्लिक कर देना है एक बार। अगर आपने 2 बार क्लिक कर दिया तो परफॉर्मेंस सिस्टम की बहुत स्लो हो जाएगी आपकी। तो मैंने एक बार क्लिक कर दिया, वेट कर। ये कमांड प्रॉम्प्ट आपको क्लोज नहीं करने, अपने आप क्लोज होंगे। इतना होने में किसी के लैपटॉप में 8 से 10 मिनट लग सकता है, किसी के लैपटॉप में 8 से 10 मिनट लग सकते हैं इतना होने में।
वो कौन होगा? i3 प्रोसेसर और 4 GB रैम वाला होगा। उसके बाद जब ये लॉन्च हो रहा होगा तो यहाँ पर प्रोग्रेस बार आएगा, इसको शांत होने देना है, उसके बाद कोई क्लिक करना है। हो गया। ये आपका एनाकोंडा नेविगेटर का ऑप्शन है। अब देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन है जो आपको मिल रहा है। ये देखो आपका एक एडिटर आ रहा है, स्पाइडर। तो इसी के अंदर आपका स्पाइडर है, इसी के अंदर आपका जुपिटर है, जुपिटर लैब, जुपिटर नोटबुक। जुपिटर के दो एडिशन आ रहे हैं, लैब और नोटबुक। ठीक है। उसके बाद ये रहा आर स्टूडियो। आर लैंग्वेज में अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं तो ये उसका आर स्टूडियो है। ठीक है। और भी चीजें हैं जो इसके साथ हमारे यहाँ पर आ रही होंगी। तो अब यहाँ से कोई पाई चाम भी आ रहा है, इसके अंदर पाई चाम भी आ गया। ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ से मुझे जरूरत सिर्फ किसकी है? मुझे जरूरत है जुपिटर लैब की। हम लोग जो जुपिटर एडिटर पढ़ेंगे वो जुपिटर का लैब वाला वर्जन पढ़ेंगे। जुपिटर लैब ये एडवांस है, ये बेसिक है हमारा। ठीक है। तो ये हम वाला पढ़ेंगे जुपिटर लैब। तो मुझे ये चाहिए। अब इसको चाहिए के लिए क्या करोगे? इस पे लॉन्च पे क्लिक कर दोगे। लॉन्च जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, कंप्यूटर का ब्राउजर अपने आप चलेगा और उसमें ओपन हो जाएगा। अब इसके लिए एक रूल ये है कि आपके कंप्यूटर का डिफॉल्ट ब्राउजर क्रोम होना चाहिए, मोज़ेला होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एज में ये नहीं चलता। माइक्रोसॉफ्ट एज अगर आपके कंप्यूटर का डिफॉल्ट ब्राउजर है तो उस पर नहीं चलेगा। तो आप अपनी सेटिंग में जाकर, डिफॉल्ट टाइप की सेटिंग में जाकर ब्राउजर को क्रोम या मोज़ेला बना देंगे। लॉन्च पे क्लिक करेंगे, वेट करेंगे, ब्राउजर पे अपने आप जुपिटर लॉन्च हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक डायरेक्ट तरीका। अभी मैंने क्या सिखाया? पहले एनाकोंडा नेविगेटर खोलोगे, फिर एनाकोंडा नेविगेटर के अंदर से जुपिटर लैब लॉन्च करोगे। बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके लैपटॉप में ये प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, इतना स्मूथ नहीं होगा आपके लैपटॉप पर। या तो आपका अच्छा हार्डवेयर होगा तो हो जाएगा। ठीक। तो ऑन एन एवरेज देखें तो नहीं होता है। एक्सेप्शनली जैसे मेरा हो गया, ऐसे किसी का हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब क्या करोगे? अब आप जुपिटर को लॉन्च करोगे सर। तो जुपिटर पे आप अपना प्रोग्राम जो बनाओगे उसको कहीं सेव भी करना चाहोगे कंप्यूटर में, कहीं तो सेव करोगे उस प्रोग्राम को। तो हमने कहा हम तो उसी फोल्डर में सेव करेंगे जहां पर आज तक करते आए हैं। तो उस फोल्डर में चलते हैं, डी के अंदर, बैचेस के अंदर, 9 to 10। इसी फोल्डर में सारे प्रोग्राम आज तक आपने सेव करे हैं। हम तो चाहेंगे इसी फोल्डर में जुपिटर भी जो हम प्रोग्राम बनाए सेव करता रहे। तो जुपिटर ये बोलता है ठीक है, एक काम करना, मुझे उसी फोल्डर से लॉन्च करना जहां पर आप प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं। दैट मीन्स जब आप जुपिटर में प्रोग्राम लिखेंगे तो वो आपसे फाइल का नाम तो पूछेगा, क्या नाम से सेव करना है प्रोग्राम, लेकिन ये नहीं पूछेगा कहाँ सेव करना। कहाँ का आंसर ऑटोमेटिक है कि जहां से आपने जुपिटर को लॉन्च किया होगा उसी फोल्डर में ही सेव करें। तो मैं सीधा उसी फोल्डर में आ गया जहां पर मैं जुपिटर के प्रोग्राम को सेव करना चाहता हूँ। और इसके एड्रेस बार में जाएंगे, ये जो फोल्डर है इसका एड्रेस बार, इसके एड्रेस बार में जाएंगे, क्लिक करेंगे एड्रेस बार पे, और जो भी पाथ आ रहा है इसको डिलीट कर देंगे। फिर यहाँ पे टाइप करेंगे CMD, दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, आपका ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा। ठीक है, मैंने सेटिंग कर रखी है बैकग्राउंड व्हाइट और टेक्स्ट का कलर पर्पल कर रखा है, आपका ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे जुपिटर, JUPYTER, जुपिटर स्पेस, जुपिटर का कौन सा हम वर्जन पढ़ेंगे? लैब। एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे वैसे ही क्या होगा? जुपिटर का सर्वर स्टार्ट होगा इंटरनली, कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपके कंप्यूटर का ब्राउजर अपने आप लॉन्च होगा और ब्राउजर पे जुपिटर की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आपको बस इतना लिखकर एंटर करना है, जो होता है अपने आप होता है। ठीक है। अब जुपिटर को हमें लॉन्च करना आ गया।
जिस फोल्डर में जुपिटर के प्रोग्राम को सेव करना चाहते हो, जुपिटर के प्रोग्राम मतलब जुपिटर से बना हुआ प्रोग्राम सेव करना चाहते हो, उस फोल्डर में जाएंगे, एड्रेस बार में जाएंगे, एड्रेस बार में जाके जो पाथ आया उसको डिलीट करेंगे, सीएमडी से कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, उस जगह कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर टाइप करेंगे जुपिटर स्पेस लैब, एंटर कर देंगे, जुपिटर आपका ओपन हो जाएगा। डेली आपको इसी प्रोसेस से जुपिटर को अपने कंप्यूटर में स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हम जुपिटर को सीखते हैं आगे कैसे करें काम इस पर। उससे पहले हमें यह सीखना होगा कि जब हम अपने प्रोग्राम को आइडल एडिटर पे बनाते हैं और आज से हम लोग जुपिटर पे बनाएंगे, तो उसमें कुछ डिफरेंसेस आएंगे। पहला डिफरेंस, जो भी आप आइडल में अपना प्रोग्राम बनाते हैं उसको आप जाने अनजाने में .py एक्सटेंशन में सेव करें। तो आइडल एडिटर में बना प्रोग्राम .py फाइल में सेव होता है। आप सिर्फ नाम देते हैं, ऑटोमेटिकली आइडल में .py फाइल बनाई जाती है। जुपिटर एडिटर में बना प्रोग्राम .ipynb नाम की फाइल में सेव होता है। तो जुपिटर में आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो प्रोग्राम जिस फाइल में सेव होगा वो फाइल .py फाइल नहीं होती, वो फाइल होती है ipynb। ipy का मतलब है आई पाइथन नोटबुक, एनबी का मतलब है नोटबुक, आई पाइथन नोटबुक। जो हम पाइथन फाइल आइडल में बनाते हैं उसको हम लोग स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं कि ये स्क्रिप्ट है। तो आइडल एडिटर में बना हर प्रोग्राम स्क्रिप्ट कहलाता है, और जब उसको कहीं इंपोर्ट कर लेते हैं फिर वो मॉड्यूल कहलाता है, बट स्टार्ट में वो स्क्रिप्ट होता है। जुपिटर एडिटर में बना जो भी प्रोग्राम है उसको स्क्रिप्ट ना बोलकर उसको हम क्या बोलते हैं, नोटबुक कहते हैं, नोटबुक। तो अगर आप मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि सर क्या इस काम को करने का पाइथन प्रोग्राम है आपके पास, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ हाँ मेरे पास इस प्रोग्राम की नोटबुक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई किताब देने जा रहा हूँ या कोई कॉपी देने जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि मेरे पास वो प्रोग्राम जुपिटर फाइल में अवेलेबल है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहता कि हाँ मेरे पास इस प्रोग्राम की स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, दैट मीन्स मेरे पास ये प्रोग्राम .py फाइल में रखा हो। ठीक है, अब जुपिटर में जो फाइल बनती है वो आइडल पे नहीं चलती है, सीधी सी बात है, आइडल में सिर्फ .py फाइल रन होती है। तो मुझे जुपिटर के बने प्रोग्राम को अगर आइडल पे चलाना है तो पहले उसको py फाइल में कन्वर्ट करना होता है। कैसे करते हैं वो सब सीखना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो जुपिटर की लॉन्चर स्क्रीन है उस लॉन्चर स्क्रीन में एक ऑप्शन आ रहा है नोटबुक। नोटबुक का मतलब क्या है, जुपिटर फाइल। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जुपिटर फाइल को ओपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है Python 3। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे तो इससे क्या होगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करने से जुपिटर की नोटबुक फाइल क्रिएट हो जाएगी। क्लिक करेंगे, क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली इसका नाम क्या रख दिया गया, अनटाइटल्ड .ipynb। तो फाइल का एक्सटेंशन क्या आ गया, ipynb आ गया। नाम अनटाइटल्ड है, आप इस नाम को बदल सकते। तो आप इस नाम को कैसे बदलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पर जाएंगे, जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पर दे सकते। क्या नाम देना चाहेंगे, जो आपका मन करे। मान लीजिए आज 26 तारीख है तो मैंने 26 दिसंबर दे दी। आप कोई भी नाम मीनिंगफुल दे सकते हैं जिससे कि समझ में आ जाए कि क्या है इसके अंदर। तो मैं जब भी जुपिटर फाइल बनाऊंगा मैं उसको डेट के नाम से सेव कर दिया करूंगा, ताकि जब मैं आपको दूंगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस तारीख को हमने क्या करा था प्रोग्राम में। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा, अब जुपिटर में जब मैं कोई अपना कोड बनाऊंगा तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसका नाम होता है सेल। तो ये जो रेक्टेंगल बॉक्स आपको दिख रहा है, ये रेक्टेंगल बॉक्स आपको दिख रहा है, इस रेक्टेंगल बॉक्स को जुपिटर की टर्मिनोलॉजी में सेल का नाम दिया गया है, इसे बोलते हैं जुपिटर सेल। जो भी आपको लिखना है जुपिटर सेल पे अपना कोड बनाना है।
जुपिटर के सेल 3 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा कोड सेल, दूसरा होता है हमारा मार्कडाउन सेल, और तीसरा होता है हमारा रॉ सेल। ये 3 तरह के सेल इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अगर आप पाइथन कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप कोड सेल पे लिखेंगे, एग्जीक्यूट पाइथन। और अगर आप मार्कडाउन सेल पर हैं और कुछ लिखते हैं तो वो क्या एग्जीक्यूट होता है, स्टाइलिश टेक्स्ट। और जब आप रॉ सेल पे जाते हैं तो यहाँ पर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता, जो भी आप लिखेंगे रॉ सेल में एज इट इज लिखा रहेगा, उसका एग्जीक्यूशन होता ही नहीं, जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है। अब ये जो तीनों तरह के सेल हैं, ये ऑप्शन बदलने के मिलेंगे कहाँ पर, ये देखिए। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो सेल है वो कौन सा चल रहा है, कोड। अब मैं इसके ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा मार्कडाउन रॉ, कोड सेल, मार्कडाउन सेल, रॉ सेल। तो अब अगर मैं मार्कडाउन पे क्लिक करूंगा, अब मैं इस सेल पे कुछ भी लिखूंगा तो वो पाइथन कोड की तरह एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो क्या माना जाएगा, जो स्टाइलिश टेक्स्ट माना जाएगा। अगर मैंने इसको रॉ कर दिया तो मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, जो लिख दिया वही लिखा रहेगा। और अगर मैं यहाँ पर कोड सेल बना देता हूँ तो मैं यहाँ पर अब जो भी लिखूंगा वो पाइथन कोड माना जाएगा, उसमें पाइथन के एरर्स देखी जाएंगी, पाइथन के जो जो कॉन्सेप्ट सारे आपको मिल जाएंगे। इंपोर्ट करना, इनपुट लेना, फंक्शन बनाना, लिस्ट बनाना, जो जो आप पाइथन में जानते हैं वो सब आप जुपिटर के अंदर कोड सेल में लिख सकते हैं। जो जो पाइथन में आप जानते हैं वो सब आप जुपिटर में कोड सेल के अंदर लिख सकते हैं। हर तरह के सेल में नहीं चलेगा, सिर्फ कोड सेल में पाइथन चलती है। ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट कोड सेल, अब यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, मान लीजिए क्या लिखे हमने, वही लिखो जो आज तक लिखते आए। पहला प्रोग्राम प्रिंट आई कर दिया। एक सेल पे ऐसा नहीं है एक ही स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, एंटर करोगे तो सेल ग्रो होता रहेगा। ऐसे हम एक सेल पे जितने चाहे उतने स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब मुझे इस सेल को रन करना है, तो इस सेल को अगर आप रन करना चाहते हैं तो आपके पास कई ऑप्शन है। उसमें से पहला ऑप्शन है, ये आ रहा है देखो, रन का बटन। जैसे प्ले बटन आता है म्यूजिक एडिटर के अंदर, ये प्ले बटन, इस पे क्लिक कर दोगे तो इस पे क्लिक करने से क्या होगा, हमारा ये सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसका आउटपुट इस सेल के जस्ट बिलो आ जाएगा, अलग से कुछ नहीं आएगा, इसी सेल के जस्ट बिलो आ जाएगा। ये हाय हेलो। आइडल में क्या होता है, दो अलग विंडो होती है, प्रोग्राम लिखते हैं एक जगह पर, आउटपुट आता है दूसरी जगह पर। कोई सा भी एडिटर यूज करो सब में यही है। ये एक ऐसा एडिटर है जिसमें जहाँ प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम उसी के नीचे अपना आउटपुट दे देता है। दूसरी अच्छी बात, एक प्रोग्राम को टुकड़ों में लिख सकते। अभी मैंने ये थोड़ी कहा प्रोग्राम पूरा हो गया, एक प्रोग्राम एक फाइल है, ये पूरी फाइल एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। अब उस प्रोग्राम को मैं, अभी 3 लाइन लिखी है, मैंने रन करा के देख लिया सही लिखी नहीं लिखी, अब सही लिखी है तो अगली लाइन लिखूंगा, आगे लिख सकता हूँ। लेकिन बाकी एडिटर में ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 50 लाइन लिखी और आप कह रहे हैं नहीं मैं तो बस बीच की 4 चलाऊंगा बाकी चलाऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ही आप किसी सेल को एग्जीक्यूट कर देते हैं ऑटोमेटिकली एक नया सेल इंसर्ट कर दिया जाता है, ये मानते हुए कि अब आगे आप जो लिख रहे हैं वो डिफरेंट सेल पे लिखना चाहते होंगे, तभी आप इसको रन कर रहे हैं। अगर आप इसी पर लिखना चाहते थे तो आप इसे रन थोड़ी करते, अभी लिखते इसी के अंदर, बाद में लिखना चाहो तो मना थोड़ी हो, कोई लिख दो।
ये तो जुपिटर का अपना एक फैसिलिटी है। तो ऐसा वो सोच रहा है कि जैसे ही आप किसी सेल को रन करते हैं वो ऑटोमेटिकली एक नया सेल आगे इंसर्ट कर देता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई बैरल बनाया, x = 5, y = 6, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया जाए। अब मैं इसको रन नहीं करना चाहता, सिर्फ इतने वाले हिस्से को रन करना चाहता हूँ, और ये 6 के 6 लाइन एक ही प्रोग्राम का पार्ट है। अब आइडल में मैं आपसे कहूँ कि बाद की 3 लाइन चला दो, शुरू की 3 मत चलाना, तो इसलिए हो पाएगा। कुछ एडिटर्स में आप ऐसा कर सकते हो, सेलेक्ट करके जितना कोड चलाओगे उतना चल जाएगा। यहाँ पर सेलेक्ट भी नहीं करना। तो अब कैसे करोगे? इस सेल को सेलेक्ट करा मैंने, कैसे पता चला आपको? ये सेल सेलेक्टेड है, बॉर्डर ब्लू बन गया। इस वाले सेल का बॉर्डर ब्लू नहीं है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये बॉर्डर हो गया ब्लू, तो ये सेलेक्टेड हो गया। अब ये सेलेक्टेड, अब इस पे क्लिक करूंगा तो सेलेक्टेड सेल रन हो जाएगा। कौन सा वाला? यही वाला। शॉर्टकट क्या है? माउस जब इस पे लेके जाते हो तो शॉर्टकट लिख कर आ रहा है ब्रैकेट। क्या लिख कर आ रहा है शॉर्टकट? शिफ्ट के साथ एंटर की। तो अगर आप किसी भी सेल को रन करना चाहते हैं, उस सेल को सेलेक्ट करिए और शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस कर दीजिए, वो सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करता हूँ तो आउटपुट आना चाहिए। आउटपुट कह रहा है कि एरर है, जेड इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने जेड वेरिएबल यूज तो करा लेकिन जेड वेरिएबल कहीं बनाई नहीं। अब मैं यहाँ पर z = x + y करके आ जाता हूँ, दोबारा रन कराया। अब जैसे ही आपने रन कराया फिर से नया सेल अपने आप आगे बन गया। अब इस सेल पर मान लीजिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि x और y का मल्टीप्लाई प्रिंट कराऊं। तो क्या एक सेल का वेरिएबल दूसरे सेल में यूज हो जाएगा? हमने कहा सेल तो प्रोग्राम को टुकड़े करके लिखने की फैसिलिटी है तो एक पूरा ही प्रोग्राम। तो किसी भी सेल का डेटा किसी भी सेल में यूज होता है, क्योंकि प्रोग्राम तो एक ही है पूरा। ये तो आपको लिखने का तरीका है, अलग अलग दे दिया गया है ताकि आप जितना लिख रहे हो उस समय उतना फोकस करो। ठीक है, चलाओगे चलेगा। अब आपको लगा कि ऊपर वाले जो 3 स्टेटमेंट थे उनमें कुछ गलत लिख दिया मैंने, मैंने यहाँ पर हेलो नहीं लिखना था, हटा दो। अब बस इतना ही कोड चेक करना है, पूरा रन नहीं करना है। इतने सेल को सेलेक्ट करके शिफ्ट एंटर कर दो, बाकी नहीं चलाओगे, सिर्फ इतना ही चलाओगे, तो कोडिंग आसान हो जाती है। अगर 100 लाइन का प्रोग्राम बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि 100 लाइन एक साथ ही चला कर देखनी पड़ेंगी, कितना सही चल गया कितना नहीं चल गया। जितना चलाना है उतना चला कर देख लो, बाकी रहने दो। तो कोड करना आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी सेल पर जब आप सेलेक्ट करते हो तो उसके आगे कुछ ऑप्शन आते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन आ रहे हैं। इन ऑप्शंस के मीनिंग क्या क्या है? हमने कहा देखो, इस मान लो इस सेल पर मैंने सेलेक्ट करा, लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं, तो ये तो लास्ट ऑप्शन डिलीट वाला ही है। ये सेल डिलीट अगर करना चाहते हो तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आओगे। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो सेल है इसके बराबर में देखो ये प्लस का ऑप्शन है। प्लस का ऑप्शन क्या करता है? अगर आप एक नया सेल बनाना चाहते हो इसके नीचे, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दो, सेल नया बन गया। आगे। अब इस सेल को सेलेक्ट करा, इसके ऊपर नया सेल बनाना है। देखो प्लस का आइकन ऊपर की तरफ है, यहाँ प्लस का आइकन नीचे की तरफ, तो क्लिक कर दिया, ऊपर बन गया नया। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे हमारा ये जो सेल है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा या नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। पे क्लिक करा तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया, ऊपर पहुंच गया। तो कभी जरूरत पड़ सकती है ऐसा करने की। अब किसी सेल को कॉपी करना है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे इसे कॉपी करोगे ऑटोमेटिकली उसके नीचे वाले सेल में पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसको डिलीट करते हो यहाँ से, तो ये सेल आपके डिलीट हो जाते हैं। इनके शॉर्टकट भी आते हैं। अगर आप किसी भी सेल पर है, मान लो यहाँ पर है, इसके नीचे नया सेल चाहिए, तो या तो ये बटन प्रेस कर दो, प्लस नीचे वाला, जहां पर प्लस नीचे आके की तरफ है, तो नीचे नया सेल आ जाएगा। या एस्केप, जो हमारे कीवर्ड में एस्केप की होती है उसके साथ बी, बी माने बिलो, एस्केप बी, उससे भी आ जाता है।
एस्केप ए माने अब उससे भी आ जाएगा। इस तरह से आप सेल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, करने को तो आप एक सेल में पूरा कोड लिख दो, 1000 लाइन का मना थोड़ी है भाई। बट फिर फायदा क्या हुआ इस पे आने का, अगर ऐसा कर रहे हो। फिर तो जुपिटर का सेल देने की फैसिलिटी कहाँ रही, तो कोई बात एक ही हो गई। अब आपने अपने प्रोग्राम को लिखते समय क्या करा, अलग अलग सेल पे लिख लिया। अब किसी को देने की बारी आई, तो उसे तो हम सब मिला के देंगे। अब क्या कर सकते हो, हम इन दोनों सेल को मिला सकते हैं। कैसे मिलाओगे, जिस सेल को मिलाना राइट क्लिक करो, मर्ज सेल अब। मर्ज सेल अब का मतलब ऊपर की तरफ हमारा ये मर्ज हो जाएगा। तो सारे सेल का अलग अलग कोड जो था मिलाकर एक सेल किसी को दे दो, ये लो पूरा प्रोग्राम। अब लिखते समय मुझे लग रहा है ज्यादा हो गया, इनको अलग अलग कर दो। तो जितना अलग करना है उतना पोर्शन सेलेक्ट कर लो, फिर राइट क्लिक करो, स्प्लिट सेल। स्प्लिट क्या करेगा, जितने सेल जितना स्टेटमेंट सेलेक्ट करे थे उतने अलग सेल में चले जाएंगे, और जो बाकी के थे वो अलग सेल में आ जाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सर कुछ इंपोर्ट करके देखो, हमने कर लो इंपोर्ट मैथ। अब एक सेल पर अगर मैंने इंपोर्ट करा है तो उस मॉड्यूल का इस्तेमाल मैं आगे कहीं भी करो, बताया ना पूरा एक ही प्रोग्राम है। सेल तो फैसिलिटी है कि आप आराम से अलग अलग चीजों को विजुलाइज करके समझ पाएंगे। जैसे एक प्रोग्राम में आपसे कहा 4 लॉजिक लिखो, इवन ऑड का, फैक्टोरियल का, प्राइम नंबर का, फिबोनाची सीरीज का। तो आप सोचोगे चलो 4 साल का यूज कर लेते हैं, एक साल पे फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना लेते हैं, फैक्टोरियल का कोड बना लेते हैं, प्रोग्राम तो एक ही है पूरा। दूसरे सेल पर प्राइम नंबर का बना लेते हैं, तीसरे पे इसका और अलग चेक करके देख लेते हैं। वरना पूरा प्रोग्राम एक साथ ही चेक होगा जब होगा। इस पर्पज के लिए आप क्या करते हैं, सेल्स का यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया मैथ, और यहाँ लिख दिया मैथ डॉट स्क्वायर रूट, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है निकालो। कोई फंक्शन बनाना है तो आप फंक्शन बना सकते हो। मान लो शो नाम से फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पर, जो लिखना है इसके अंदर वो आप लिख सकते हो। अब कॉल करना है तो इसी सेल से कॉल कर दो, किसी दूसरे से कर दो, कहीं से कर दो। अब मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई स्टाइलिश टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ नोट्स बनाऊंगा अपने। ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं कोड में जाकर यहाँ लिखूंगा मार्क डाउन। अब यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा पाइथन कोड नहीं माना जाएगा, भले ही आप वो पाइथन लिख दो, लेकिन पाइथन कोड माना नहीं जाएगा, रन नहीं होगा ये, एज इट इज ये हमारा हो गया। ठीक है, वापस से इस पे जाओ, डबल क्लिक करो इस वाले सेल पे। अब क्या करोगे, यहाँ पर हम मार्कडाउन सेल के अपने फीचर्स हैं उनको सीखेंगे पहले। आपको कोई भी टेक्स्ट हेडिंग बना के लिखना है, हेडिंग की तरह लिखना है, तो हैश स्पेस के साथ लिखोगे। अब ये मत कहना हैश माने कमेंट होता है, हैश माने कमेंट आज भी होता है। कब, अगर वो पाइथन स्टेटमेंट है, पाइथन के कोड में वो हमारा कमेंट होगा। लेकिन हम तो पाइथन कोड में नहीं, हम तो मार्कडाउन कोड में आ गए ना, मार्कडाउन में आ गए। तो मार्कडाउन के अपने सिंबल्स है और जिनका अपना मीनिंग है। तो हैश स्पेस का मतलब है हेडिंग। तो मान लीजिए मैंने हेडिंग दे दिया पाइथन, अब मैं शिफ्ट एंटर करूंगा तो हेडिंग बन जाएगा, इस नाम से हेडिंग बन गया। आइडल में नहीं बनेगा आपको ये, वहां पे जो लिखना है कमेंट में लिखोगे, कोई और ऑप्शन ही नहीं। अब इसमें मान लो एडिटिंग करनी है, तो डबल क्लिक कर दो इसी के ऊपर। अब मैं इस हेडिंग के अंदर पॉइंट बना के लिखना चाहता हूँ, तो मैं एंटर करूंगा और डैश या हाइफन स्पेस क्या करेगा, इस हेडिंग के अंदर पॉइंट बना दो। मान लीजिए लिख दिया मैंने एक पॉइंट और बनाना है।
इसका फायदा ये हो सकता है हमारे लिए कि अगर मान लो किसी को बहुत फास्ट पाइथन पढ़नी है, तो सर मेरे पास बस 15 से 20 दिन है, 20 दिन में सारी पाइथन खत्म कर दो, तो मैं पहले दिन ही जुपिटर पढ़ाना शुरू कर दूंगा और सारे नोट्स ऐसे बना दूंगा, पहले ही बना लूंगा, मार्केटों में जा जाके जो जो मुझे समझाना है सारे लिख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा पाइथन क्या है, ये है पाइथन, इसने बनाई उसने बनाई। उसके बाद डाउनलोड कहाँ से करनी है, ये देखो, https://www.python.com। अब यहाँ पे क्लिक करो, ये लिंक बन गया और ये वेबसाइट खुल जाएगी ये वाली, अगर इंटरनेट हुआ तो बिल्कुल यहाँ से डाउनलोड करो। अगर मैं पाइथन को फास्ट ट्रैक में किसी को पढ़ाना चाहूँ तो मैं पहले से ही जो टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूँ उसका मार्कडाउन में नोट्स बना लूंगा और आपको बताता रहूंगा, और फिर वो बोलेगा पाइथन करके दिखाओ, तो यही पढ़ लो पाइथन, ये लो पाइथन का पहला प्रोग्राम है ऐसा। ठीक है, इस तरह से अगर ये नहीं होता और मुझे फास्ट ट्रैक में पढ़ानी होती तो मैं स्लाइड बनाता, पीपीटी, पीपीटी में सारे जो अभी मैं मार्कडाउन में लिख रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स में लिखता, पीपीटी में लिखता। फिर आप बोलोगे सर प्रोग्राम भी करके दिखाओ, फिर मैं आता आइडल पे प्रोग्राम बना कर दिखाता। यहाँ पर एक ही जगह पर दोनों चीज मिल गई, यहाँ पर मैं अपने नोट्स बना पा रहा हूँ स्टाइलिश, और यहाँ पर कोडिंग भी कर पा रहा हूँ। जब नोट्स बनाने हैं मार्कडाउन फाइल यूज करता हूँ, जब कोड बनाना है तो कोड फाइल यूज करता हूँ, चीजें फास्ट हो जाती है ना। तो जो लोग जल्दी में पढ़ना चाहते हैं, टाइम इतना नहीं है उनके पास, उनको ऐसी पढ़ा दी जाती है, 15 से 20 दिन पाइथन खत्म हो जाती है। और ये लिखते भी नहीं है हम, ऑलरेडी वहां पास लिखे हुए हैं, पूरी पाइथन का ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास, बस आते हैं खोलते हैं, शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर हो गया पाइथन का, सब कुछ सारी थ्योरी लिखी है, सारा कोड लिखा हुआ है। सामने वाला भी चाहता है ऐसे ही पढ़ाओ, तो कोई दिक्कत नहीं। मात्र 15 से 20 दिन लगते हैं पूरी पाइथन खत्म होना। ठीक है, तो हर किसी के लिए ये जरूरत नहीं है, 1000 में कोई एक होगा जो इस तरह से पढ़ना चाहता हो। ठीक है, 99 999 नहीं पढ़ना चाहेंगे। अब आगे देखो, जब हम पाइथन के प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कर्नल, कर्नल पे जाओ और यहाँ आएगा रीस्टार्ट कर्नल एंड क्लियर ऑल आउटपुट। इसका मतलब है कि जितना भी आउटपुट दिख रहा है आपको यहाँ पर, जितना भी आउटपुट दिख रहा है वो सब खत्म हो जाएगा, और जितने भी आपने अभी प्रोग्राम में वेरिएबल बनाए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। वी वांट टू रीस्टार्ट द कर्नल, ऑल वेरिएबल विल बी लॉस्ट। अब सब खत्म हो गया, अब आप दोबारा चलाएंगे जो भी चलाना है। अब मान लो इसको मैं रन कराना चाहता हूँ तो इसको रन कराऊंगा। यहाँ पर जो नंबर लिखकर आता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एग्जीक्यूशन काउंटर होता है। जब आपका कर्नल स्टार्ट हुआ है उसके बाद से कौन से नंबर का सेल चल रहा है, पहली बार किसी सेल का एग्जीक्यूशन हुआ है 1 लिख कर आता है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, अभी दूसरा सेल रन हो रहा है, यहाँ 2 लिख कर आ गया, फिर से मैंने इसको रन कर दिया, 3 लिख कर आ गया, अब मैंने यहाँ लिख दिया 4 बन गया, फिर मैं यहाँ पर आ गया, ये 5 बन जाएगा। तो ये सेल नंबर नहीं है, ये हमारा एग्जीक्यूशन काउंटर है कि कर्नल रिस्टार्ट होने के बाद से आप अब तक कितने सेल रन कर चुके हैं, है ना, कितनी बार सेल को रन कर चुके हैं। ठीक है, एक ही सेल 5 बार कर चुके होंगे, अलग अलग रन कर चुके हैं, वो काउंटर बढ़ता रहेगा, और जब आप रीस्टार्ट कर दोगे तो फिर से ये रीसेट हो जाता है। हम चाहते हैं जितने सेल हैं सब अपने आप रन हो जाए, हमें बार बार शिफ्ट एंटर ना करना पड़े। तो कर्नल में जाओ, रीस्टार्ट कर्नल एंड रन ऑल सेल, क्लिक करो, सारे अपने आप चल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब कल से हम आगे की कोडिंग जो करेंगे इसी पर करें, ऐसा आज जाकर इंस्टॉल करके देखिए।